अपने सिलेबस की जो यूनिट 8 है वो सबसे बड़ी यूनिट है अगर सिलेबस के कंटेंट वाइज देखा जाए तो। अभी तक आपको जो सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट या बड़ा सब्जेक्ट जो पढ़ाया गया था वो था सिल्वीकल्चर, और इस यूनिट का जो कंटेंट है वो सिल्वीकल्चर से भी बड़ा है। तो क्या इसको लगभग अगर नोट्स में कवर किया जाए तो लगभग 350 पेजेस के आसपास चला जाएगा। तो ये 350 पेजेस ना तो आप लोगों को पढ़ना पॉसिबल है और ना ही हम लोगों को इतना डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल है। तो क्या किया जाएगा कि इसकी आपको पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन उसके साथ इसके जो पीपीटी है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा, जिसकी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उस आपको डिटेल में ना जा कर के ये जो पीपीटी है इन्हीं से पढ़ना है, इन्हीं से रिवाइज करना है, जिससे ये चीज़ें केवल वो एरिया जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं चीज़ों को सीधा टारगेट किया जा सके, अदर चीज़ों में ना फंसे। बॉटनी ऑप्शनल है, उसका लगभग 40% जो सिलेबस है उसे सीधा उठा करके रख दिया गया है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करना एक लिमिट में ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी को अगर आपको समझना है तो आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ का ओरिजिन होता है। स्टार्टिंग में अपनी अर्थ गर्म थी, गर्म होने के बाद क्या धीरे धीरे ठंडी हुई। तो ये जो समुद्र था यहाँ पर जो जीवन है उसका ओरिजिनेट हुआ एक टाइप से। यहाँ पर जो ओरिजिनेट हुआ तो वो हुआ क्या, यहाँ पर पहले सिंपल टाइप के केमिकल बने होंगे। धीरे धीरे क्योंकि हीट थी, ऊपर से सोलर से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही थी, तो धीरे धीरे जो सिंपल केमिकल्स बने थे उनके थ्रू बाद में आरएनए का सिंथेसिस हुआ। तो सबसे पहले आरएनए बना था। ये जो आरएनए का जो समुद्र बना था, क्योंकि उस टाइम पे ज़मीन तो कोई ज़्यादा सेंस है नहीं अपने लिए जो मैन है वो है समुद्र यानी कि वाटर, क्योंकि जो जीवन ओरिजिनेट हुआ वो वाटर में हुआ है। बाद में उसमें और इवोल्यूशन हुआ और वहाँ पर एक सिंपल टाइप की सेलें आ गई होंगी। इन सिंपल टाइप की सेलों को यानी कि सबसे प्रिमिटिव जो सेल्स थी इनको बोला जाता था प्रोकैरियोटिक। यानी कि यहाँ पर ये जो कैरियोटिक है ये टर्म एक्चुअल में न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, और प्रो का मतलब प्रिमिटिव, क्योंकि इनके पास तो एक टाइप से न्यूक्लियस था ही नहीं। तो ये जो सिंपल टाइप की सेल जो ओरिजिनेट हुई इनको क्या बोलते थे, प्रोकैरियोटिक। अब ये सेल की एक बार थोड़ी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते कि किस टाइप की सेल रही होंगी। तो देखो कोई भी एक सेल या कोशिका या जो उस टाइम पे जो सिंपल टाइप की जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक सेल के जो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि अपने आज के टाइम पे अगर बैक्टीरिया ले लो तो बैक्टीरिया जो है वो भी एक टाइप से प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसमें होता क्या है, एक तो इनके पास बाहर की ये सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन वगैरह होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल वाल होगी। इसके बाद अंदर जो है वो केवल एक खाली सा स्पेस होगा, यानी कि ऐसा कैविटी होगी, स्पेस होगा जिसमें भर रखा होगा लिक्विड। लिक्विड मतलब साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि इस जो सेल है उसको कंट्रोल करता है डीएनए यानी कि क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर एक तो इनका सीधा सा डीएनए यहाँ पर पड़ रखा होगा, और यहाँ पर कुछ राइबोसोम, क्योंकि इन्हें भी डीएनए क्या करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करके ही सब कुछ काम करना होता है। जैसे आपकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर बनती है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बनती है, तो इनके भी प्रोटीन नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जो डीएनए है और उसके लिए इन्हें चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहाँ पर होगी राइबोसोम। ये 70 एस टाइप के राइबोसोम होते हैं, आगे पढ़ेंगे ना। तो ये जो सेल थी वो बिल्कुल ही प्रिमिटिव सेल थी। प्रिमिटिव मतलब ये वैसे ऐसे समझ लो जैसे कि आपको स्पेसशिप में बिठा के मार्स पे पहुंचा दिया जाए, तो आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, खेती बाड़ी भी यानी कि जो फार्मिंग है वो भी आप ही करेंगे, उसकी हार्वेस्टिंग है वो भी आप करेंगे, उसकी फ्लोर आटा बनाने का काम भी आप ही करेंगे, और बाद में रोटी बना के खाने का काम भी आपको ही करना है। तो यानी कि आपको हर काम आपको खुद करना पड़ेगा, आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते। मीन्स जो वर्क स्पेशलाइजेशन है वो नहीं होता है। तो इस टाइप की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी इनमें भी कोई वर्क का स्पेशलाइजेशन नहीं था। जो कुछ भी काम है, जैसे कि एक जो सेल है या एक कोशिका जो है उसको जिंदा रहने के लिए क्या करना है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करना है, उसको फूड को सिंथेसाइज करना है, उसको अदर एक्टिविटी भी करनी है, एंजाइम वगैरह भी बनाने हैं।
या प्रोटीन सिंथेसिस करना है, फैट का सिंथेसिस करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन करेगा? इनके पास कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहाँ पर कोई उनने अपने पास इस टाइप की कोई ऑर्गेनिज्म या बॉडीज अलग टाइप की नहीं रखी हैं। यहाँ पर जो कुछ है वो सिंप्लिसिटी में ये इसे खुद ही करनी पड़ती है। तो कभी इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें थोड़ी फोल्डिंग हो जाएगी और वो श्वसन का काम करने लगेगी। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो डीएनए है वो सीधा यहीं पे बनाएगा और सीधा इसे डाल देगा। इवन डीएनए जो है वो भी यहाँ सेल के अंदर सीधा सीधा पड़ा है, वो डीएनए भी किसी कवर के अंदर नहीं है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, सबसे पहले ये सेल ही प्रोकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट हुई होंगी। बाद में जब ये सेल्स का इवोल्यूशन होगा, तो इवोल्यूशन में क्या है कि जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे आप जब मार्स पे पहुँचे, तो जब आपकी वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप वहाँ पर 10 या 20 लोग हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे? वर्क डिवीजन करेंगे। तो वैसे ही सेल जब इवॉल्व हुई तो आएंगी यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ कि इन्होंने वर्क का डिवीजन किया। सबसे पहला क्या काम किया कि जो डीएनए प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए सीधे सेल के अंदर फ्री पड़ा था, इन्होंने उस डीएनए के चारों तरफ एक डबल लेयर की मेम्ब्रेन बना दी, दोहरी मेम्ब्रेन बना दी। मतलब उसको एक केबिन दे दिया, भाई तू ऐसे साइटोप्लाज्म में घूमता मत रहे, यहाँ पर एक केबिन में बिठा दिया उसे, और जो ऑर्डर है वो यहाँ से केबिन से देता रहेगा। यानी कि ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जैसे रेस्पिरेशन का जो काम था, यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट में क्या होता था कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें थोड़ा फोल्ड हो जाता था, और वो रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स थे वो उसमें होते थे, जिसे बोलते थे मीजोसोम। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी काम, यहाँ पर ये इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही करती थी, जबकि यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म आ जाता है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें जैसे एंजाइम है, एंजाइम का सिंथेसिस यहाँ पर बहुत सारे तो हो ही नहीं पाते थे, और जो थोड़े बहुत होते थे या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती थी, या यहाँ पर जैसे राइबोसोम वगैरह जैसे कोई छोटी मोटी कोई चीज़ हो गई तो वो कर देगी। जबकि यहाँ एंजाइम सिंथेसिस के लिए सीधी सीधी एक बॉडी बन गई, एक है गोल्जी एपरेटस, दूसरी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो ये अलग अलग और मीन्स ऑर्गन्स हैं इसके, जो एंजाइम पे ही काम कर रहे हैं। अदर चीज़ें भी है, वेसाइकल से डाइजेस्टिव से रिलेशन जो काम है वो ये वेसाइकल वगैरह करने हैं। इवन अगर ये प्लांट सेल है तो यहाँ पर एक बड़ी सी एक थैली होती है, वैक्यूल, क्योंकि प्लांट को क्या होता है कि जो वाटर है उसे स्टोर करके रखना होता है। उनके पास ऐसा नहीं कि जब प्यास लगी तब वो कुएं के पास जाएंगे और पानी निकाल के पी लेंगे। प्लांट के पास यही कि पानी तो भाई जब मिलेगा तभी मिलेगा, तो जो भी वाटर है उनके पास मिल रहा है उसे स्टोर करके रख लो, तो फिर वहाँ पर वो वैक्यूल यहाँ पर एक बना के रखेंगे अगर प्लांट सेल है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट सेल है तो उन्हें एक काम और करना पड़ता है, वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेंगे? जो क्लोरोफिल वाले जो पिगमेंट है उनके लिए भी ये करेंगे, जबकि ये क्या करेंगे? क्लोरोफिल के पिगमेंट सीधे इनके साइटोप्लाज्म में फैल रखे होंगे, जबकि यहाँ सीधे साइटोप्लाज्म में ना होकर के यहाँ स्पेशल ऑर्गन बनेंगे जो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, जिन्हें बोलेंगे प्लास्टिड। तो कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक जहाँ बहुत ही सिंपल टाइप की सेल थी, वो बाद में इवॉल्व हो करके ज़्यादा डेवलप सेल हुई, जहाँ पर वर्क का डिवीज़न हो गया, और सेल के साथ साथ सेल में एक टाइप से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और कई छोटी छोटी बॉडीज़ आ गई जो वर्क को करने लगी, पर्टिकुलर काम करने लगी। तो अब जो रेस्पिरेशन का काम जब माइटोकॉन्ड्रिया करने लगेगा तो ऑब्वियसली पहले के कंपेयर में ये ज़्यादा बेटर काम करेगा, और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो इस टाइप से यूकैरियोटिक सेल काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड सेल है। अब ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक से रातों रात बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल बन गई, एक ही रात में बस ऐसी चुटकी बजाई और हो गया काम। ऐसा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फेज है। तो पहले प्रोकैरियोटिक है, फिर एक बीच की कंडीशन आई होगी जिसे बोलते हैं मीजोकैरियोटिक, और इसके बाद फिर आए होंगे यूकैरियोटिक। तो इस टाइप से अगर आपसे टोटल सेल टाइप बोले जाए, यानी कि दुनिया में सेल्स कितने टाइप की होती हैं, तो दुनिया में सेल 3 टाइप की होती हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरी है मीजोकैरियोटिक, और तीसरी है यूकैरियोटिक। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब ये नहीं कि इवोल्यूशन जैसे एक सिंगल सेल पे होकर के आ गया और रुक गया, ऐसा नहीं होता है। चलो ठीक है, ये सेल काम कर रही है, लेकिन ये सेल हर काम नहीं कर सकती। सपोज अगर ये एनिमल सेल है,
तो एनिमल सेल में इसे फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, तो इस ऐसा नहीं कि डाइजेशन का भी काम यही करेगा, फूड को ढूंढने का भी काम यही करेगा। यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो सेल है, यानी कि जिसे कोशिका बोलते हैं हिंदी में, वो कोई जानवर नहीं है जिसके दो सींग हो। वो एक टाइप की एक छोटी सी पार्ट है जिससे मिल करके अपना शरीर जो है वो बना है। ऐसा भी होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल है, यानी कि एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जैसे कि हम हैं। हम मल्टी सेलुलर हैं, जहाँ कोशिकाएं जो हैं उन्होंने अपने आप को रीडिफ्रेंशिएट किया और एक टाइप से टिश्यू या ऑर्गन की स्ट्रक्चर में आ करके हमारी बॉडी चल रही है। तो आपसे एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ आपको एक बेसिक फ्रेम समझ में आ गया होगा कि एक तो सेल होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली सिंगल सेलुलर होती हैं, ये मल्टी सेलुलर मिलेंगी ही नहीं। तो ये सिंगल सेलुलर है। यूकैरियोटिक जो है वो आपको स्टार्टिंग की सिंगल सेलुलर मिल जाएंगी और बाद में मल्टी मिल जाएंगी। मल्टी में कौन आ गया, जैसे कि अपन ह्यूमन बीइंग है, सभी ज़्यादातर जितने भी बड़े जानवर जिन्हें भी आप देखते हो सबके सब मल्टी सेलुलर है। सिंगल में कौन आ गए, जैसे कि आपकी कोई एल्गी मिल गई, एल्गी में भी बहुत प्रिमिटिव वाले हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम वगैरह है, तो ये एक ही सिंगल सेल से काम करती है, पूरा एक ही सेल है। यूकैरियोटिक है सिंगल सेल और ये मल्टी सेलुलर, और यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर ये एग्जाम्पल याद रखना जरूरी नहीं है, ये तो आपको बेसिक बताया गया कि आखिर ये सेल जो है, यानी कि जो साइटोलॉजी है वो है क्या। अब आएंगे कि आखिर साइटोलॉजी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला पार्ट तो है हिस्ट्री का, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि आखिर ये साइटोलॉजी यानी कि ये जो सब्जेक्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ है। फिर हम देखेंगे कि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का जो एक डिफरेंस देखा था और बेहतर तरीके से समझेंगे उसे। फिर हम एक जो सेल है, खासकर जो अपनी यूकैरियोटिक सेल है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे कि आखिर ये जो सेल है वो बनती कैसे है, मतलब ये जो सेल की स्ट्रक्चर है वो आ कहाँ से जाती है अपने शरीर में, या कहीं भी सेल ये है एग्जिस्ट कर रही है तो ये आई कहाँ से है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से किसी ने चुटकी बजाई और ये सेल एकदम पैदा हो गई, कहीं ना कहीं इसकी नई सेल कैसे आती है पुरानी सेल से, और पुरानी सेल का क्या होगा, मतलब इसकी लाइफ साइकिल। तो जो सेल साइकिल है इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से पूरे जो साइटोलॉजी है उसे 4 पिलर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात शुरू होती है रॉबर्ट हुक से। थोड़ा पियक्कड़ आदमी रहा होगा तो कभी इसने बियर ईयर पी ली। तो उस टाइम पे पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि ये जो बोतल है उन पर आज की तरह की ढक्कनें नहीं हुआ करती थी, इस टाइप की एक नोक होती थी जिसे बोलते थे कॉर्क। तो अब पीने के बाद आदमी बोतल ख़त्म हो गई होगी तो फिर क्या करेगा, खाली होगा, खाली बैठा होगा, कोई दूसरा नौकर वगैरह से बोला होगा भाई दूसरी बोतल की जुगाड़ कर दे, वो गया होगा तो आदमी खाली क्या करेगा। तो इसने क्या किया कि एक कॉर्क की जो जो कॉर्क था उसे लिया और घर में कहीं माइक्रोस्कोप पड़ा था तो उसके नीचे जाकर देखने लगा। हालांकि ये माइक्रोस्कोप इसी ने बनाया था। उसके नीचे देखने लगा तो इसे क्या दिखा इसमें कि एक खाली खाली से ऐसे डिब्बे से दिख रहे हैं, मतलब कैविटी सी दिख रही हैं, इस टाइप के कॉर्क सेल दिखी हैं इसे। तो इसने क्या बोला, इसको एक टर्म दे दिया सेल। जो इसने कॉर्क देखी, उसके जो कॉर्क सेल दिखी उसको इसने टर्म क्या दिया, सेल। सेलुला एक लैटिन टर्म था जिसका मतलब था इस टाइप के होलो स्पेस। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले ये जो सेल है वो किसने खोजी, तो उसका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता है। इसी टाइप का एक टेढ़े दिमाग का और था, वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो ल्यूवेनहॉक है इसके साथ क्या दिक्कत है कि ये तो जो कुछ भी मिल जाता उसी को अपने जो हैंड हेल्ड अपना जो लेंस नहीं होता है उसमें जो कुछ भी मिल जाता उसी में देखने में तुल जाता। एनिमल कुले तो ये भाई ऐसा था कि इसे जो कुछ भी मिल जाए, हर चीज़ को, लिविंग थिंग जो भी मिल गई उसी को ये एनिमल कुले बोलता था। तो इसने फर्स्ट लिविंग सेल, देखो रॉबर्ट हुक ने देखी थी डेड सेल, क्योंकि जो कॉर्क सेल थी वो तो डेड हो चुकी थी। यहाँ इसने जो फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल देखी, और लिविंग सेल मतलब कौन सी, एनिमल सेल देखी, तो उसको क्या नाम दिया, एनिमल कुले। तो ये एनिमल कुले किसने टर्म यूज किया, ल्यूवेनहॉक ने। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने देखी, ल्यूवेनहॉक ने। बस इतने से दो से काम अपना हो जाता है। अब जब ये सेल की डिस्कवरी हो गई
तो फिर एक बवाल पैदा हो गया सोसाइटी में, क्योंकि उससे पहले हम लोगों को सेल के बारे में या हमारा शरीर किससे मिलकर बना है हमें पता ही नहीं था। अब जब ये पता पड़ा कि प्लांट जो हैं वो तो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं, जैसे कि आपकी कोई बड़ी बिल्डिंग होती है वो एक एक ब्रिक से मिलकर बनी होती है, एक एक ईंट से मिलकर बनी होती है, तो एनिमल भी ऐसे ही बने होंगे। तो आखिर ये जो सेल है यानी कि जो कोशिका है, सेल है, ये कैसे बनी है, ये क्या है, कैसे काम करती है। उसी टाइम पे दो भयंकर वाले गपोड़िया है, एक स्वान है मतलब कुत्ता है, दूसरा है स्लेडन। तो ये स्लीडन एंड स्वाना इन्होंने दिया सेल थ्योरी। उस जमाने में ये बहुत बड़ा तीर था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो कोशिका है या सेल है ये पैदा कैसे होती है, कहाँ से आती है, क्या होती है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है इसे बोलते हैं सेल थ्योरी। किसने दी? स्लीडन एंड स्वान। और भी थ्योरी है लेकिन अपने केवल सेल थ्योरी से मतलब है। इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी में? उन्होंने बोला कि जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, ऑल लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल से मिलके बने होते हैं। दूसरी बात बताई इन्हें कि जो भी हम यानी कि इंसान या प्लांट जो भी काम करते हैं वो वास्तव में उनके द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी जो सेल है वो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खाना खा लेते हो तो आप हाथ को मूव करते हो तो वो एक्चुअली आपकी मस्कुलर जो सेल है, मस्कुलर टिश्यू है यानी कि वो सेल का एक ग्रुप है, वो काम करता है। आप जो पचाते हो यानी कि डाइजेस्ट करते हो तो वो एक्चुअल में आप नहीं कर रहे होते हो, आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती है। आपकी जो डाइजेस्टिव सेल्स हैं, जो जो सेल्स जो डाइजेशन का काम करती हैं वो काम कर रही होती हैं। तो इन्होंने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बेसिकली सेल्स काम करती हैं, यानी कि आपकी जो स्ट्रक्चर है या जो फंक्शन आप जो कर रहे हैं, आपकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसकी जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो इन्होंने ये बोला यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। प्लस सेल जो है उसकी ओरिजिन उससे पहले की वाली सेल सी होती है, मतलब पहले वाली सेल है वही बाद में टूट के दो में बनेगी और इस टाइप से एक नई सेल का ओरिजिनेट होगा। ऐसा नहीं है सेल का ऊपर वाले ने चुटकी बजाई और सेल बन गई, या सूर्य की किरणें पसीने पे पड़ेंगी तब ये सेल बनेंगी, बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनेगी, यानी कि ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूले। तो इस टाइप की जो इन्होंने बातें बताई उन्हें बोला गया सेल थ्योरी। अब क्योंकि जो सेल थ्योरी है इसके फ्रेमवर्क में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, इनमें बहुत सारे हैं, अपने को याद रखना है वायरस। ये जो वायरस है वो इस सेल थ्योरी का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। क्यों? दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वायरस पे फिट नहीं बैठते हैं। जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ये जब बॉडी के अंदर होता है, किसी सेल के अंदर होता है तो इस टाइप से बिहेव करता है जैसे कि ये लिविंग थिंग है, और बाहर आके नॉन लिविंग की तरह काम करता है। तो ये वायरस जो है वो सेल थ्योरी का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जिस पर आपने अपने जैसे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं जो टेम्प्रेरी है एक्स्ट्रा शॉर्ट में, कि जैसे दुनिया की सबसे लंबी सेल कौन सी होगी? तो आपको पता है नर्वस यानी कि न्यूरॉन, तंत्र का तंत्र। ये तंत्र का तंत्र अगर सपोज डायनासोर को भी मान लो तो यहाँ ब्रेन से लेकर के उसकी पूंछ तक, अगर ये 30 मीटर की लंबाई का है तो ये 30 मीटर लंबाई तक का एक ही न्यूरॉन कवर कर सकता है। सबसे बड़ी वो होती है नर्वस। ये सबसे बड़ी मतलब लॉन्गेस्ट, लंबाई में, साइज में नहीं, लंबाई में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो न्यूरल होती है। अगर इंसान में भी देख लिया जाए तो अपने जो ब्रेन से लेकर के अपने जो लास्ट के पैर तक है वहाँ तक भी एक सेल जा सकती है। वैसे इतनी होती नहीं है लेकिन 1-1.5 मीटर तक की ऐसी हो सकती है। तो सबसे बड़ी सेल, आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि नर्वस सेल जो है, न्यूरल सेल जो है वो सबसे बड़ी सेल होती है। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल बोहमेरिया नेविया, इसको अपन ने पढ़ा था फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में। इससे अपन को फाइबर निकालते हैं, रैमी फाइबर। तो इसकी जो फाइबर है वो भी लगभग 3-4 मीटर के हो जाते हैं। अब इसमें आगे आएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है अपनी बैक्टीरिया। और सबसे अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए, यानी कि एक ही सेल जो सबसे बड़ी साइज में हो, तो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। ये देख भाई साहब ने यहाँ पर अंडा पकड़ रखा है, देख लो, ये अकेली सेल है, यानी कि एक सेल इतनी बड़ी। तो एक तो ये पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल किसकी है, स्मॉलेस्ट सेल है। तो यहाँ पर एक तो लार्जेस्ट पे आप स्टार लगा सकते हो, दूसरा यहाँ पर जो आपने लॉन्गेस्ट पढ़ा था, जो लॉन्गेस्ट में कौन सी है, नर्वस सेल, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है अपना।
अब इस पे देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू। हु प्रपोज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी? तो वो है स्लीडन एंड स्वान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन सा है? तो वो मैंने बताया आपको, वायरस। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर नोन, कितने टाइप की सेल्स को हम जानते हैं? तो वो है 3 टाइप की सेल्स को हम लोग जानते हैं। फिर है ब्रांच विच डील्स विथ स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करने वाली बॉटनी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? तो है अपनी साइटोलॉजी। देखो 2 टर्म आएंगे, कभी आएगा साइटोलॉजी, कभी आएगा सेल बायोलॉजी। बेसिकली अगर ऊपर देख लिया जाए तो साइटोलॉजी का मतलब है हम सेल की जो स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी करेंगे। लेकिन अगर सेल की स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ साथ उसका सेल डिवीजन यानी कि सेल का रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है उसकी भी स्टडी करेंगे तो हम उसे सेल बायोलॉजी बोल देते हैं। अब ये कोई अलग अलग ब्रांचेज नहीं है, जब अपन यूजुअली जो एमसीक्यू आते हैं उनमें इनमें दोनों में से कोई एक टर्म लिखा होता है, तो इनमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अपन को पीएचडी नहीं करना है, सीधा जो भी मिल जाए इन दोनों में से लगा देने का। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विथ सेल वाल, वो छोड़ो बैक्टीरिया है उसमें भी सेल वाल है, तो अपना कौन सा आ जाता है इसका आंसर? बैक्टीरिया। क्योंकि ये वायरस जो है वो स्मॉलेस्ट सेल इसलिए नहीं क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, वायरस जो है वो तो नॉन लिविंग में आ जाता है इसलिए उसे नहीं लगाया। या यहाँ पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक, तो जो अपना एल्गी है, माइकोप्लाज्मा वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं यूकैरियोटिक में आती हैं, प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया। वर्ल्ड प्रोकैरियोट मीन्स, प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने बताया था जो पुराना, इसीलिए आपको इवोल्यूशन समझा है कि प्रो का मतलब बिल्कुल पुराना यानी कि प्रिमिटिव, जिसके पास तो न्यूक्लियस भी सही से नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है विथ मैनी न्यूक्लिया यानी कि वो सेल जिसके पास यहाँ न्यूक्लियस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो न्यूक्लियस जो बताया था वो हो। यहाँ पर विथ मैनी न्यूक्लियस नहीं, विथ 1 न्यूक्लियस नहीं, विदाउट क्लोरोप्लास्ट इसकी बात ही नहीं की है, विथ डिफ्यूज न्यूक्लियस, तो इसका आंसर आएगा सी। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया था यानी कि जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल थी उसके पास क्या था कि बाहर की एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर उसने, क्योंकि मेम्ब्रेन सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो उसके बाहर एक सेल वाल है, और यहाँ पर उसका जो न्यूक्लियस यानी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सीधा सीधा यहाँ बीच में पड़ा था। इसे क्या बोलेंगे अपन? क्रोमेटिन मटेरियल, या कभी कभी इसे बोल देते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ऐसा इसे इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एक टाइप से ये न्यूक्लियस की प्रिमिटिव स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, बस बीच में कहीं डीएनए कोने में या सेंटर में इसके लिक्विड में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डिफ्यूज न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस पूरे में फैला हुआ है। सेल थ्योरी स्टेट, सेल थ्योरी क्या कहती है? तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, तो सेल थ्योरी ये बताती है। तो यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन थे साइटोलॉजी से मीन्स बेसिक हिस्ट्री से उन्हें देख लिया। अब अपना आएगा सेकंड पिलर। सेकंड पिलर में अपन को क्या देखना है? इसके डिफरेंस वाला पार्ट, कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ अपन बेसिकली देख चुके हैं लेकिन उन्हें और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल में होगा क्या? कोई भी सेल होती है तो उसका सबसे पहले तो एक लेयर होगी, एक झिल्ली पन्नी जैसी होगी, जैसे अपनी पन्नी होती है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही छोटे हैं, इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और इनके पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं कि जेड सिक्योरिटी मिल रखी हो। तो ये क्या करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ कुछ मटेरियल को सीक्रेट करेगी, और जो मटेरियल सीक्रेट करेगी वो वहाँ पर बाहर जमा होकर के एक टाइप से बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसे बोलते हैं कैप्सूल, या इसे सिंपल बोल लो, या तो कैप्सूल बोल दो, या इसे बोल दो सेल वाल। ठीक है, कैप्सूल बोलना है, खासकर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक में कैप्सूल बोलना है ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि वही टर्म यूज किया जाता है उसको, कैप्सूल प्रोकैरियोट्स के लिए। तो एक तो रहा कैप्सूल, दूसरा अपनी रहा ये अंदर की चीज़, ये था अपनी सेल वाल जो यहाँ पर बना रखी थी ये वाली चीज़। ओके, अब इसके बाद और क्या होगा? इनके पास सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डीएनए। ये सीधा सीधा डीएनए पड़ा हुआ है इनके पास, क्योंकि बिना डीएनए के तो किसी सेल का मतलब ही नहीं है। तो इस टाइप से इनके पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सेंटर में पड़ा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे?
इसको यहाँ पर बोलेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका पूरा का पूरा डीएनए आपस में गुच्छा बना के पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई इस टाइप की कवरिंग नहीं है। यहाँ पर देखोगे इनके ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे बना, इस टाइप का कोई कवरिंग नहीं है। तो ये बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में पड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड या बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? इंसिपिएंट मतलब बिल्कुल प्राचीन न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कवर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि डीएनए पूरे में बिल्कुल टुकड़े टुकड़ों में पड़ा, पूरा डीएनए इकट्ठा हो रखा है। डरते होंगे तो जैसे डर के 15 लोग हों तो डर के इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे पूरा डीएनए जो है वो इकट्ठा हो रखा है, कहीं पूरे सेल में नहीं फैलना, लेकिन है। तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये जो सेल है इसे प्रोटीन सिंथेसिस भी करना है, तो प्रोटीन कैसे बनेगा? तो जो डीएनए है वो प्रोटीन की स्टेप्स हैं, वो बाद की काम है। यहाँ पर डीएनए कुछ चीज़ें सिंथेसिस करेगा और प्रोटीन बनाने का जो काम करते हैं वो करते हैं राइबोसोम। कुछ छोटे से ऑर्गन होते हैं राइबोसोम। तो यहाँ जो बैक्टीरिया है इनके पास होते हैं 70S टाइप के राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। क्योंकि ये बैक्टीरिया से चलने फिरने की ज़रूरत भी हो सकती है, तो इसके पास एक बड़ा सा फ्लैजिला हो सकता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है, अब रेस्पिरेशन का काम कैसे होगा? तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कई बार थोड़ी ऐसी बढ़ करके फोल्ड होकर के वापस ऐसी आ जाती है, और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है वो इसी पे इकट्ठा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मीजोसोम्स। तो इस टाइप से रेस्पिरेशन का काम कर लेते हैं, लेकिन ये काम चलाऊ काम है ये। अब अगर आपको ये प्रोकैरियोटिक याद है तो ये इतना याद रखना अपने काम का था। अब इससे आगे जाएंगे तो फिर अपनी आएगी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? यही चीज़ें जो थी वो पूरा का पूरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे डिवीजन यानी कि इवोल्यूशन होगा। कैसे होगा? कि जो न्यूक्लियस था उसके चारों तरफ एक टाइप से एक लेयर बन जाएगी डबल मेम्ब्रेन की, मतलब एक टाइप से डीएनए है उसके चारों तरफ एक केबिन बन गया। तो ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी, जो गवर्नमेंट पहले मैन हॉल में बैठी थी, उसको एक केबिन दे दिया। अब क्या है कि जैसे रेस्पिरेशन का काम है उसके लिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनिज्म आ गए। फोटोसिंथेसिस का काम है तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया क्योंकि एनिमल सेल है, नहीं तो इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल जैसे फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है। यहाँ एंजाइम वगैरह बनाना है तो यहाँ पर जैसे गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी अपरेटस वगैरह है, ये जो बना है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER यहाँ पर कहीं लिखा होगा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके 2 टाइप वगैरह हैं। फिर यहाँ पर है राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पर भी है और इसमें भी थे। राइबोसोम दोनों जगह है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस दोनों ही जगह है। बस इतना होगा कि यहाँ जो 70S टाइप के थे, यहाँ पर जो राइबोसोम होंगे वो होंगे 80S टाइप के, उससे ज़्यादा डेवलप वर्जन होगा इनका। हालांकि इनके पास 70S भी 2 जगह मिलेंगे। फिर और भी ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइसोसोम है, डाइजेशन पचाने का काम है वो लाइसोसोम के अंदर होता है। फैट के स्टोरेज का काम अलग है। अगर पानी को स्टोर करना है तो ये वैक्यूल है। एनिमल सेल में भी वैक्यूल होती है लेकिन बहुत छोटी होती है। प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गन ही ये वैक्यूल होती है। तो इस टाइप से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का जो एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन आगे थर्ड पिलर पे चलेंगे। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ जो नहीं बता पाया आपको, यहाँ पर आपको मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का तो डिफरेंस बता दिया। अब प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है, उसमें 2-3 बेसिक डिफरेंस है। पहला तो अगर इसी को देख लो कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल सेल है। एनिमल में क्या होता है? मूवमेंट, आप अपने हाथ को मूव कर सकते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आपके पास यहाँ सेल वाल नहीं है। प्लांट सेल में यहाँ एक सेल वाल होती है। वो सेल वाल जो सेल है उसको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती, उतना मूवमेंट नहीं देती, क्योंकि प्लांट को बहुत बड़ा हैवी वेट को लोड करना होता है। तो इनके पास एक सेल वाल होती है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, एक ये जो वैक्यूल है जिसमें पानी को स्टोर करके रखते हो, तो एनिमल में इतनी बड़ी वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसे पानी लगी तो वो कुएं के पास जा सकता है। तो प्लांट की जो वैक्यूल वो बहुत बड़ी होती है। और भी छोटे छोटे माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये 2 बेसिक्स अपना काम ज़्यादा चलता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज, ये अपना आंसर यही आ जाएगा। सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड। सेल ऑर्गेनल्स किस में आएंगे? यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है।
तो अपनी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो है यूकैरियोटिक सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या एब्सेंट होता है, तो सीधी सी बात है सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जिसमें एक आएगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। आगे माइटोकॉन्ड्रिया को भी स्टडी करेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो टर्म है वो एक एक करके आपको याद हो जाएंगे। इसमें फिर आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलती है। अब अपना थर्ड पिलर आएगा वो है अपनी सेल की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपन खासकर जो अपनी यूकैरियोटिक सेल्स है उसकी स्टडी करेंगे, स्पेशली उसमें जैसे कि उसका सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, यानी कि जो सेल है यूकैरियोटिक जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर को एक एक करके जो उसके ऑर्गेनल्स है उनकी स्टडी करेंगे। इनमें जो पहला अपना आएगा वो है सेल वाल। सेल वाल नाम ही है, वाल का मतलब क्या होगा, दीवार, यानी कि सेल की दीवार। ये देखो पहले तो अपने आते हैं, एक साइड रख लो आप एनिमल्स। अगर इधर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के साथ क्या है कि इनकी जो सेल्स है उन्हें बहुत ज़्यादा लोड की, प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका जो बॉडी का जो लोड है उसके लिए इनके पास एक अलग से एक टिश्यू होता है, स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र। तो जो स्केलेटन टिश्यू होता है वो अलग से इनकी पूरे बॉडी के लोड को लेके चलता है, इसलिए इन्हें कोई स्पेसिफिक जो सेल है उसके चारों तरफ किसी टाइप की वॉल यानी कि सॉलिड दीवार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सेल के पास ज़्यादा वेट नहीं पड़ता है, तो ये बस्ट यानी कि टूटती नहीं है। जबकि प्लांट में क्या है कि अपने यहाँ जैसे हड्डियाँ यानी कि कंकाल तंत्र है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इनके पास क्या होगा कि जो सेल है, सपोज यहाँ की सेल है, इनके ऊपर ये जो ऊपर का पूरा प्लांट है इसका लोड है, अगर इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं होगा तो ये सेल जो है वो उसे होल्ड नहीं कर पाएंगी, वो बस्ट हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो इसके लिए सेल क्या करती हैं, जैसे कि ये सेल है, इसकी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये कुछ मटेरियल का सीक्रेशन करेगी, और ये जो मटेरियल है जो अपने साल में जैसे कि बैक्टीरिया में बताया था कि वो कैप्सूल बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये प्लांट जो सेल है वो बाहर एक वॉल बनाएंगी, इसे बोलते हैं सेल वॉल। यही सेल वॉल थी जिसे रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क की सेल में, यानी कि जो आउटर मोस्ट है डेड पार्ट है, इसमें कोई लिविंग थिंग की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि ये सीक्रेट जो मटेरियल है जो सेल ने जो सीक्रेट किया है वो उसे वहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। ये करता क्या है, ये सेल वॉल जो है एक्चुअल में एक सेल को दूसरे सेल के बीच में ये जोड़ने का भी काम करेगा, क्योंकि ये सेल वॉल, इसकी सेल वॉल ये रही, इसकी दीवार ये रही, यहाँ पर रहेगी ये मिडिल लैमेला, ये रही मिडिल लैमेला। मिडिल का मतलब बीच में, और लैमेला का मतलब होता है झिल्ली, यानी कि बीच की एक परत। अब ये जो सेल वॉल है ये पहले तो ये देख लेते हैं ये मिलके बनी किससे होगी। तो सेल क्या सीक्रेट करेगी, प्लांट सेल है वो सीक्रेट करेंगी सेलुलोज। तो ये होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन वगैरह, बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन तो हर जगह ही घुसा होता है, तो यहाँ याद रखो कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन वगैरह जो है वो यहाँ पर काफ़ी होते हैं। बाद में क्या है, एज के साथ साथ यहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन जो है, सुबेरिन मतलब जैसे अपने जो गम होता है जिसे अपन गोंद जैसे खा लेते हैं, तो गम वगैरह जो प्लांट्स के जो गम होते हैं वो भी जनरली सुबेरिन एक टाइप की शुगर है, तो सुबेरिन वगैरह है, लिग्निन सुबेरिन का उसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो इस टाइप से जो सेल वाल है अपनी उसमें क्या होगा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन वगैरह है, इन सब का डिपॉजिट होकर के वहाँ पर एक लेयर सी बन जाती है। अब ऐसा भी नहीं कि जो सेल वाल है अपनी वो कोई एक ही लेयर हो, ये एक टाइप से क्या है कि जैसे कोई प्लांट सेल है उसने स्टार्टिंग में सीक्रेशन करना स्टार्ट किया, तो जो स्टार्टिंग में सीक्रेशन करेगी तो एक टाइप से जो दीवार स्टार्टिंग में जो बन गई उसे बोल देते हैं अपन प्राइमरी वॉल। बाद में सेल कुछ मटेरियल और सीक्रेट करेगा तो जो उसके ऊपर सेकेंडरी करेगा, क्योंकि अब उसको ज़रूरत का काम नहीं है कि जल्दी जल्दी में काम करे। तो अब सेल लंबे टाइम तक जो मटेरियल को वहाँ डिपॉजिट करती है, फिर वो वापस में फिर होगा वो है अपनी सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वाल सबसे ज़्यादा मोटी होती है, फिर एक थोड़ी टर्सरी वाल भी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों वालों को मिला करके इकट्ठे बोलते हैं, ये है सेल वाल। ये सेल वाल हेल्प क्या करती है, सेल वाल हेल्प करती है जो सेल है उसका जो शेप है उसे सही से बनाए रखने में। एक होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैम्ब्डा क्या होगी, जैसे ये बता दिया, यहाँ पर एक सेल वाले इधर की है, दूसरी सेल वाले इधर की, और बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है जो दो सेल को जोड़ने में हेल्प करती है। अब सेल वाल के अपन फंक्शन देख लेते हैं। यूजुअली क्या होता है कि सेल वाल ऐसा नहीं कि बिल्कुल घर सा है, जैसे आपके दो घरों के बीच में खिड़कियाँ सी होती है या दो कमरों के बीच में छोटी सी विंडो हो गई, वैसे ही यहाँ होता है। यहाँ पर जैसे ये जो पीली है इसको मान लो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इधर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पीली पीला जो है उसे हो गई। यहाँ पर ये जो कलर है ये हो गई अपनी सेल वाल। अब सेल वाल के बीच में क्या होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको होल। तो इस टाइप के होल होते हैं जो एक तरफ का होल, ये जैसे ट्यूब्स है, ये एक साइड से दूसरी साइड तक जुड़े होते हैं। तो ये जो ट्यूब होती है इनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ध्यान रखना है, ये जो ट्यूब है इन्हें बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि एक सेल दूसरी सेल से इतनी बड़ी मोटी दीवार होने के बाद भी कुछ खिड़कियों के थ्रू जुड़ी होती है, और ये जो ट्यूब बन रही है खिड़की टाइप की, इन्हें बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ऐसा बिन्नी के पड़ोसी के रूम वाले हैं वो हमेशा इसमें ताक झाक करते रहे। तो वहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिंपल पिट, मतलब यहाँ खिड़की डायरेक्ट ओपन है। दूसरी होती है बॉर्डर पिट। बॉर्डर पिट के केस में क्या होता है, यहाँ पर एक थोड़ा बॉर्डर बन रखा होता है जिससे इधर से जो मटेरियल है उसका जो मूवमेंट है वो फ्रीली नहीं हो पाता, उसे रेगुलेट किया जाता है। यानी कि ये तो ऐसा है कि वो बिल्कुल खुली है, इधर की खिड़की उधर खुली हुई है, सामने आमने सामने है, तो ये इधर उधर से ताका झाकी की जा सकती है। यानी कि जो मटेरियल है वो फ्रीली मूव कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड, लेकिन बॉर्डर पिट में वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। तो इस टाइप से जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसके जो होल्स हैं, यानी कि ये छेद है, तो इसमें इस साइड से सिंपल पिट भी हो सकते हैं या बॉर्डर पिट भी हो सकते हैं। आपको याद रखना है प्लाज्मोडेस्माटा। अब इस पर थोड़े क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। अब अगला आएगा अपनी सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे ऊपर है, जैसे कि ये सेल स्ट्रक्चर है, तो सबसे ऊपर क्या हो गई अपनी, ये तो हो गई सेल वाल। सेल वाल के बाद क्या आएगी अपनी, यही सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन थी जिसने सीक्रेशन कर करके सेल वाल बनाई थी। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके दो तीन नाम और हैं। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका जो सेल मेम्ब्रेन, अब इसका पर्पज क्या है, आपको यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन की याद रखनी है स्ट्रक्चर, कि आखिर ये सेल मेम्ब्रेन बनी कैसे होती है। देखो इसके भी ऊपर बहुत सारी बकैती आई, बहुत सारी थ्योरी आई हैं। अपन को उन सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। फर्स्ट थिंग कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाई लेयर्ड होती है। बाई लेयर्ड कैसी, एक लेयर तो ऊपर की रहेगी और एक लेयर नीचे की रहेगी। इसमें होता क्या है, ये ऊपर की जो बॉल्स दिख रही हैं ये होती है प्रोटीन, ये जो है ये है लिपिड, फिर नीचे है वो भी फिर लिपिड है, और फिर ये बॉल आ गई ये है प्रोटीन। तो ये जो लेयर है, जो लिपिड की लेयर है, वो ये इस टाइप से है कि ऊपर साइड में प्रोटीन है, नीचे की साइड में प्रोटीन है, और बीच में लिपिड भरा हुआ है। तो इसको एक टाइप से बोलते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच में क्या होगा कि ऊपर ब्रेड होगी, नीचे ब्रेड होगी, और बीच में जो अपना सलाद वगैरह है वो भरा होगा। तो इस टाइप से ऊपर प्रोटीन है, नीचे प्रोटीन है, और बीच में लिपिड भर रखा हुआ है। तो या तो आपसे पूछा जाएगा सैंडविच मॉडल, या आपसे पूछा जाएगा ट्राइलेमुलर मॉडल। ट्राइलेमुलर मतलब तीन लेयर। वो जब तीन लेयर बोला जाता है तो उस टाइम पे उसका पर्पज होता है कि ऊपर प्रोटीन है, नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड भर रखा है। यहाँ पर मैंने बोला बाई लेयर, बाई लेयर का मतलब यहाँ दो लेयर कंसीडर किया जाता है, कि जैसे ऊपर प्रोटीन और लिपिड की ये जो स्ट्रक्चर बनी है और नीचे भी प्रोटीन लिपिड की एक स्ट्रक्चर बनी है। तो सेल मेम्ब्रेन है वो, चाहे आप उसे ट्राइलेमुलर बोल दो या बाई लेयर बोल दो, ट्राइलेमुलर या बाई लेयर। तो इस टाइप के दो इसके नाम हो गए हैं। किसने ये लेयर दी, किसने क्या दिया, वो अपन को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो फर्स्ट थिंग कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है आपको समझ में आई, कि प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन। जो सेल मेम्ब्रेन, अब सेल है वो अनाथ आश्रम तो है नहीं कि कोई भी जिसने मुँह उठाया और वो अंदर चला गया, या जब इच्छा हुई तब बाहर चला गया। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमीबल होती है। इस बात को याद रखो, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमीबल होती है। सेमी परमीबल का मतलब कुछ लोग जो बहुत ही छोटे टाइप के लोग हैं, इनको क्या है, जैसे घरों में क्या होता है सिक्योरिटी गार्ड भी है ना, तो छोटे बच्चे होते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता, वो कभी भी घर के अंदर घुस जाए, कभी भी घर के बाहर घुस जाए, उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं देता है। तो बस ऐसे ही कि बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि वाटर है, उस पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल नहीं करती, वो तो अंदर बाहर नॉर्मली होते रहते हैं। कुछ मिनरल्स होंगे या कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो फूड के मॉलिक्यूल हो या मिनरल्स के मॉलिक्यूल हो, उनको ये
अंदर बाहर तो होने देगी, लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफिक परमिशन होगी या स्पेसिफिक तरीके से होंगे। या तो उनके लिए स्पेसिफिक गेटेड प्रोटीन होंगे, या फिर उन्हें अंदर बाहर करने के लिए ऊर्जा कंज्यूम होगी, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती अंदर या बाहर किया जा रहा होगा। तो इस टाइप से सेमी परमिबल का मतलब होता है ये, एक तो होता है टोटल परमिबल जिसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। सेमी का मतलब इसमें कुछ लोगों पे तो कंट्रोल है और कुछ लोगों पे कंट्रोल नहीं है। तो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमिबल बिलोंग टू, सेमी परमिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो किससे संबंधित है। अब सेल के बाहर की हमने 2 चीज़ें तो पढ़ ली, एक तो ये सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली और इसके बाहर जो सेल वॉल थी उसके बारे में स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करेंगे सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सबसे बड़ा जो पहला ऑर्गन मिलेगा वो है अपना न्यूक्लियस। तो जो एक न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, ये बिल्कुल ऐसा है न्यूक्लियस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि एक जो सेल है उसके जो सभी फंक्शन है वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं, इस न्यूक्लियस से। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी सेल है वो कंट्रोल होती है डीएनए से, और जो पूरा का पूरा डीएनए यानी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सब का सब इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये न्यूक्लियस कवर होता है एक बाई लेयर, मतलब 2 लेयर होते हैं, बाई लेयर होती है। ये यहाँ पर जो स्पेस दिखा रहा है वो एक टाइप से ऐसा है जैसे आपके पास कोई क्रिकेट की बॉल हो और उसमें बीच बीच में कुछ छेद हो, तो आप हॉल को 2D में बताओगे तो फिर वो इसी टाइप से ये स्ट्रक्चर बनती है। जबकि ये जो ऊपर से कवर है वो बाई लेयर है। तो याद रखना कि ये जो न्यूक्लियस है वो बाई लेयर्ड कवर है। अब क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी जो क्रोमेटिन मटेरियल वो ऐसा भी नहीं कि पूरे न्यूक्लियस में बिल्कुल एक सा फैला होगा। कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये थोड़ा कम है, कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पर ये ज़्यादा डेंस हो गया, जहाँ ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो इसे क्या बोलेंगे, ये है न्यूक्लियोलस। पूरे को बोलेंगे न्यूक्लियस, और ये जो छोटा सा न्यूक्लियोलस के अंदर का जो पार्ट जहाँ पर डीएनए का जो मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा ही डेंस इकट्ठा हो रखा है उसे बोलेंगे न्यूक्लियोलस। अदर रिलेटेड चीज़ हैं कि जैसे ये स्पेस है, इसमें भी पानी से भरा होगा, हवा तो होगी नहीं, लिक्विड होगा, तो न्यूक्लियर क्या प्लाज्म बोलेंगे। तो न्यूक्लियस का प्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। ये चीज़ें मायने नहीं है अपने। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब डीएनए वगैरह है। अब अपने लिए मतलब का क्या है, अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल में सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर है या जो ऑर्गेनल है वो ये न्यूक्लियस ही होता है। एनिमल सेल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल के पास पानी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लांट जब पानी पीना हो तब वो कुएं के पास नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए प्लांट क्या करते हैं कि अपने पास एक बहुत बड़ी थैली रखते हैं जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं। और वो जो थैली है यानी कि जो वैक्यूल है वो वैक्यूल ऑलमोस्ट 70 से 80% पार्ट बनाती है सेल का। इसलिए प्लांट सेल की जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है वो वैक्यूल है, जिसे अपन इस स्लाइड के लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो एनिमल सेल की जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। इसके अंदर डीएनए है, और फिर एक आता है कि डीएनए संश्लेषण, यानी कि डीएनए से डीएनए बनना है या डीएनए से आरएनए के थ्रू प्रोटीन का निर्माण होना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, तो ये डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन का काम है वो भी इसी न्यूक्लियस के अंदर होगा। और फिर सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये चारों पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें चारों को ही रट्टा मारना है। अब न्यूक्लियस में खासकर जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसके लिए तो आगे एक अगला वीडियो आएगा पूरा क्रोमेटिन मटेरियल पे जेनेटिक्स में, लेकिन यहाँ बेसिकली समझ लेते हैं कि आखिर ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, इसका ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो आखिर है क्या। हालांकि आपको इस टाइप से एक स्ट्रक्चर दिखाई जाती है, ये है क्रोमोसोम। ऐसा नहीं कि एक क्रोमोसोम जैसा यहाँ पर न्यूक्लियस पड़ा होता है। ये क्रोमोसोम तो एक्चुअल में जब सेल का डिवीजन होता है तो बीच में एक स्टेज में क्रोमोसोम बनते हैं, लेकिन हमेशा इसी क्रोमोसोम स्टेज में डीएनए नहीं होता है। डीएनए थोड़ा छोटे में इस टाइप का पड़ा होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ऐसा बिखरा पड़ा होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो पैकेजिंग होगी, जैसे आपके घर में जो किताबें वगैरह हैं जब आप स्टडी करेंगे तब वो ऐसी फैली पड़ी होंगी, जब कहीं मूव कर रहे होंगे, बाहर कहीं शिफ्ट हो रहे होंगे तभी उन्हें पैक किया जाएगा। तो ये पैक्ड फॉर्म है उसके डीएनए का, ये उसकी अनपैक्ड फॉर्म है। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो आपके किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं जीन। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जीन। और फिर बाद में कुछ प्रोटीन वगैरह हैं जो इसे क्वाइल्ड करके, क्योंकि इतने सारे लंबे डीएनए को, मतलब एक इंसान का डीएनए, आपकी एक सेल का डीएनए इतना बड़ा होता है कि अर्थ के 2-3 चक्कर लगाए जा सके। तो इतने बड़े डीएनए को, इतने लंबे डीएनए को कहीं ना कहीं आपको सिस्टमेटिक अरेंज करना पड़ेगा। तो बस वो वही इसका सेल के अंदर अरेंज करके रखा जाता है। बस एक बेसिक आइडिया रख लो कि ये सब न्यूक्लियस के अंदर होगा, यानी कि डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं
कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, यानी कि जो सेल है अपनी कोई उसका है, उसको कंट्रोल कौन करता है। तो मैंने बोला कि इसका ये है न्यूक्लियस। वैसे भी समझो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, केंद्र, मास्टर माइंड ऑफ सेल। सेल का मास्टर माइंड या सेल का कंट्रोलर वो किसे बोलेंगे, तो वो है अपना न्यूक्लियस को। दूसरा कैरियोलॉजी, जैसे मैंने आपसे बोला साइटोलॉजी, तो वहाँ पर बताया था आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये कैरियो जो टर्म चलेगा या आगे भी चलेगा, तो ये कैरियो का मतलब क्या है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि कैरियन जो कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो कैरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इस बात को याद रखो। तो यहाँ पर जैसे बोल रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो उसका मतलब था प्रोकैरियोटिक मतलब वो जिनका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, यानी कि उनके पास तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, यानी कि एक्चुअल में उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, डीएनए बस इकट्ठा हो रखा था। ये किसमें था, बैक्टीरिया में। जबकि यूकैरियोटिक मतलब इनका जो कैरियन है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो वेल स्टेबलाइज है, जिसमें ये पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल था ये बाहर से एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर था। अब न्यूक्लियस के बाद अगली जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोई भी सेल हो उसे चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कैसे मिलेगी, प्रोकैरियोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया था उनकी क्या है कि एक जो सेल वाल थी, दूसरी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन थी वही कहीं बीच में फोल्ड हो जाती थी और काम करती थी। तो जो ऑक्सीडेशन के जो एंजाइम थे वो यहीं पे मेम्ब्रेन पे थे, इसे बोलते थे मीजोसोम्स। मीजोसोम्स। तो प्रोकैरियोट में मीजोसोम से काम चलता था, जबकि यूकैरियोट में क्या हुआ, एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर आ गई। उस स्ट्रक्चर का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा समझना जरूरी है। ये कैसी है, ये भी डबल लेयर है, एक बाहर की लेयर है, दूसरा अंदर की लेयर है। अंदर की जो लेयर है वो थोड़ा बीच बीच में ऐसे फोल्डेड है। फोल्डेड होने से ये जो फोल्ड होते हैं तो ये ऐसा एक अंदर की तरफ टर्न निकला, इस टर्न को बोल देते हैं, ऐसे जैसे टर्न निकल गया तो इसे बोलते हैं क्रिस्टी। और जो अंदर जो पानी सा भर रखा है इसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ये हो गई आउटर लेयर, ये हो गई इनर लेयर और क्रिस्टी। अब क्या होगा इसके अंदर, देखो एक तो दिख रहा है आपको डीएनए, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में तो डीएनए है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है। इस बात को याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है। तीसरा है राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम है। ज़्यादातर रिसर्चर जो है वो ये मानते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे कि अपना जो बैक्टीरिया था इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। जब आपने कभी इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक आता है ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। जब पहले हमारा जो इन्वायरमेंट था अर्थ का उसमें ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, बाद में जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ और ऑक्सीजन आई तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो थे वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। तो जिनने चेंज कर लिया वो तो नए इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए, जो नहीं चेंज कर पाए उनके पास दो ऑप्शन है, या तो जो चेंज कर लिए उनके अंदर घुस जाओ या फिर ख़त्म हो जाओ, या फिर किसी थर्ड ऐसी मीडियम में घुस जाओ जहां ऑक्सीजन ना हो पाए, जैसे कि अंडरग्राउंड चले जाओ। तो इस टाइप की अडेप्टेशन है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो आज के टाइम पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन के टाइम पे पहले कोई एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म रहा करता होगा, जो बाद में सेल के अंदर इंटर कर गया और उसने सेल के साथ बोल दिया भाई एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एनर्जी जो है उसके प्रोडक्शन का काम मैं करता रहूँगा, तुम मुझे घर दे दो। तो इस टाइप से ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहीं ना कहीं इस टाइप की इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर है। अब उन चीज़ों से अपन को याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल की ऐसी पार्ट है जिसके पास अपना डीएनए है। हालांकि इसका जो डीएनए है वो बिल्कुल वही होगा जो प्रोकैरियोटिक का है, मतलब सर्कुलर डीएनए, जैसे कि यहाँ सर्कल में बना रखा है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक थे जो कि बैक्टीरिया वगैरह थे इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। दूसरा उनके पास जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और ये भी यूकैरियोटिक भले ही सेल है, इसके जो राइबोसोम होंगे जो इधर आगे पड़ेंगे, ये ज़्यादातर राइबोसोम इसके 80S होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वाले 70S होते हैं। यही वजह है कि ये राइबोसोम और डीएनए के बेस पे ये मान के चल रहे हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये कभी अलग सेल रही होगी जो इसके अंदर घुस गई है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, पावर हाउस ऑफ सेल कई बार पूछा जा चुका है, वो कौन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या क्या बात है याद रखनी है। पहला, पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरा, जैसे कि अपना न्यूक्लियस जो था वो भी डबल डबल लेयर से कवर था, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर से कवर है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो गई, उसे बोलते हैं क्रिस्टी। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है और 70S टाइप का राइबोसोम होता है। क्वेश्चन में आंसर दिए गए हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको करेगा नहीं। अब तीसरा आएगा, वो है प्लास्टिड। देखो प्लांट में ही मिलेगा, प्लांट की पत्ती है, पत्ती की मतलब स्ट्रक्चर अगर टीएस करके देखोगे तो जैसे यहाँ पर बहुत सारी टाइप की सेल है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेल ले लेते हैं, एक सेल में यहाँ पर ये मिल गया अपने को प्लास्टिड। ये प्लास्टिड करता क्या है, ये करता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल के अंदर तीन चीज़ें हैं जो डबल लेयर होती हैं। डबल लेयर में एक क्या है अपना, एक है न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा ये है प्लास्टिड। ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं या कभी कभी इसे ग्रैनम बोल देते हैं या सीधा सीधा प्लास्टिड बोल देते हैं। तो याद रखो कि ये तीन चीज़ें हैं डबल लेयर्ड। दूसरी बात, इन तीनों ही चीज़ों के पास है डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास था, न्यूक्लियस के पास तो थे ही था, वो तो मैन है इसका पूरे सेल का। और तीसरा है प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि एक तो आउटर लेयर है, दूसरी इनर लेयर। एक जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये जो बिल्डिंग वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रेना। यानी कि प्लास्टिड की स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो वो बिल्डिंग वाला पार्ट या जो लिक्विड वाला पार्ट, तो ग्रेना और स्ट्रोमा। ये जो ग्रेना है यानी कि इन्हें प्लूरल में बोला जाए तो ग्रेनम बोल देते हैं प्लूरल सेंस में। तो ये जो ग्रेना यानी कि ये जो एक बिस्किट है, इस एक बिस्किट को अगर यहाँ पर ले लिया जाए तो इस पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे, और ये अणु क्या होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल सिस्टम होगा एक्चुअल में, क्लोरोफिल सिस्टम, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए बोलो कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है। ये वही क्लोरोफिल है जिसकी वजह से अपन को पत्तियां हरी दिखती हैं। ये वही क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर पत्तियों को काफ़ी लंबे टाइम तक धूप में मतलब ढक के रख दो तो जो वो पीली पड़ जाती हैं, तो वो जो बोलते थे इटियोलेशन। तो वो इटियोलेशन क्या था, यही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के टूट जाने से बनता था। तो ये जो क्लोरोफिल है, अब आपको यहाँ क्या याद रखना है, एक तो कि फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर क्या है। तो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में या तो आपसे सीधा बोला जाएगा क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, यह क्लोरोप्लास्ट। दूसरा बोला जा सकता है आपसे ग्रेनम, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी एक्चुअल में ग्रेना वाले पार्ट या ग्रेनम वाले पार्ट में ही ये फोटोसिंथेसिस काम होता है, तो इस टाइप से बोल दिया जाता है कि ग्रेनम या ग्रेना। ये भी डबल लेयर्ड है, इसके पास भी सर्कुलर डीएनए है, यानी कि ये भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वैसी थ्योरी इसके ऊपर भी। यही दो ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर बोला जाता है कि ये शायद बाहर से आकर के सेल के अंदर इंटर कर गए हैं। और तीसरा इसके पास भी 70S राइबोसोम है। तो ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और इसके सेम है। तो इस टाइप से ये तीन चीज़ें हैं, जहाँ एक है न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा प्लास्टिड। तीनों के तीनों डबल लेयर्ड है, तीनों के पास डीएनए, बस ये है कि न्यूक्लियस में सही डीएनए और इन दोनों के पास सर्कुलर डीएनए है। और इन दोनों के अंदर राइबोसोम भी हैं जो कि 70S टाइप के राइबोसोम है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना, स्ट्रोमा वगैरह बता दिया है। यहाँ पर जो थाइलोकॉइड है इस पर क्लोरोफिल की जो पिगमेंट है उन चीज़ों को बता ही चुके हैं। यहाँ पर राइबोसोम वगैरह है, ये कौन से हैं, ये 70S टाइप वाले राइबोसोम होंगे। रिमेनिंग चीज़ हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर देखो डीएनए वगैरह की यहाँ स्ट्रक्चर बना रखी है। अब इस पर क्वेश्चन देख लेंगे आप, जैसे ये रहा डीएनए इज नॉट प्रेजेंट। किसके अंदर डीएनए नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर नहीं होता है। थाइलोकॉइड आर कंस्टिट्यूट, थाइलोकॉइड कहाँ होंगे, तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, तो इसमें क्या होगा, ये है ग्रेनम पार्ट, ये है स्ट्रोमा पार्ट जो लिक्विड। ग्रेनम में ये जो एक बिस्किट होता है इसे क्या बोलेंगे अपन, थाइलोकॉइड। नेक्स्ट आएगा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी कहाँ पर पोजीशन होगा, जैसे कि अपने सेल के अंदर का न्यूक्लियस होगा।
अब न्यूक्लियस जो बहुत सारे काम करता है, डीएनए वगैरह, सबसे ज़्यादा जो मेन काम है न्यूक्लियस का वो है प्रोटीन। ये करता क्या है कि जैसे कैबिनेट है वो एक लेटर लेगी, उस पर अपनी निर्देशों को लिख देगी और भेज देगी बाहर। तो जो भी एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, पूरा आईएएस आईपीएस की बॉडी है, फिर वो पूरे उसको इम्प्लीमेंट करती है ग्राउंड लेवल पे। वैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, उसने तो अपना काम कर दिया, जो मैसेज देती है वो प्रोटीन के थ्रू दे देती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो राइबोसोम, इन्हें बाद में अलग से पढ़ेंगे, एक छोटी छोटी सी बॉल जैसी, जैसे कंचे होते हैं वैसी है। ये राइबोसोम जो है उनका ये ईआर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ईआर के साथ जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। अगर ये ईआर के साथ जुड़े हैं तो ईआर की जो बाहर की सरफेस है, जैसे किसी के घर की दीवार से चिपके हैं, तो वो क्या हो जाएगी, खुरदुरी। तो इसलिए जिस दीवार से चिपके होते हैं उसे बोलते हैं रफ ईआर, यानी कि RER। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर ये राइबोसोम जुड़े नहीं होते हैं उसे बोलते हैं स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक्चुअल में जो काम है ये राइबोसोम तो करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम वगैरह सीक्रेशन करना है उनका काम कर लेता है ये। इस पर क्वेश्चन देख लेना है आप, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो लिपिड का जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो कौन करता है, ये प्रोटीन बन रहा है अपना राइबोसोम में। दूसरा काम रहा लिपिड का, वो बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तीसरा होता है एंजाइम, तो उनका काम करता है गोल्जी बॉडी। अब अगला पार्ट जो आएगा वो है गोल्जी बॉडी। अब जैसे कि बताया ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये आया अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये RER वाला है। इसके बाद ये आएगा गोल्जी बॉडी, ये स्मूथ पार्ट है। उसके बाद का पार्ट है ये गोल्जी बॉडी की जो काम है उन्हें ध्यान देते हैं। पहला तो काम है इसका, जैसे इधर से कोई केमिकल आया, लिपिड आया, ये गया लिपिड, इसको ये यहाँ पर लेगी और ये लिपिड को यहाँ पर चेंज करके जो भी कोई एंजाइम वगैरह बनाना था वो एंजाइम वगैरह बना करके या इससे रिलेटेड जो भी मैसेज है उसे पकड़ेगी और उस मैसेज को इम्प्लीमेंट करेगी, और जो खाली पीली में बचा है यानी कि एंजाइम जो बना उसे निकाल के शरीर के बाहर निकाल देगी। अब ये जो बाहर इसने निकाल दिया, तो इस टाइप से जो न्यूक्लियस ने बोला था उसको सिंथेसाइज किया ER ने, इसने अपनी साइड से सिंथेसाइज किया, फिर उसने दे दिया ER ये गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी ने उसमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट किया और फिर उसे सेल के बाहर निकाल दिया। तो इस टाइप से कोई सेल अगर कोई एक टाइप का एंजाइम करती है तो एंजाइम सीक्रेट होकर के फाइनली सेल के बाहर निकल गया। दूसरा क्या रहा, ये एक टाइप की एंजाइम से भरी हुई थैलियाँ भी बनाती है जिसे बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करते हैं कि जैसे सेल ने, मान के चलो सिंगल सेल है, उसने कोई इस टाइप का खाने का मटेरियल है जो उसके अंदर गया। अब ये क्या करेगी, लाइसोसोम उससे अटैच होगा और ये खाना पचा देगा। तो इस टाइप के एंजाइम जो है उन्हें पचाने के काम में करते हैं। एक इम्पोर्टेंट थिंग की है कि जो लाइसोसोम है उसको बोलते हैं आत्मदाह की थैली, सुइसाइडल बैग। तो यहाँ गोल्जी बॉडी के जो फंक्शन है उन्हें देख लो कि ये एक तो पैकेजिंग और सिक्रेशन का काम है, दूसरा लाइसोसोम का मीन्स लाइसोसोम बनाती है, तीसरा सेल वाल के मटेरियल, ये सारी चीज़ें, सेल प्लेट वगैरह बनाना है, ये सारी है। फिर इसके आएंगे क्वेश्चन, इन्हें देख लेना। मेन मुद्दा है अपना लाइसोसोम, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्योंकि ये लाइसोसोम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप के एंजाइम होते हैं। और खासकर ये सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं कि जैसे कि कोई सेल है, अगर सेल को बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं मिला तो सेल के ये लाइसोसोम है वो फट जाते हैं और सेल बस्ट होकर के सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। इस टाइप से वो सेल जो है वो अपने आप को ख़त्म कर ले। जैसे कि आपको बोला था कि एनिमल सेल की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, जबकि प्लांट सेल की क्या स्ट्रक्चर है, वो है इसकी वैक्यूल, जिसे बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जब ये वैक्यूल जो कि पानी का एक थैला है, जब ये आएगा तो सभी चीज़ों को इस साइड में खिसका देता है और बीच में खुद जम जाता है। तो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो वो क्या है, इसकी सेंट्रल वैक्यूल। बकायदा होगा क्या कि पानी यानी भरा होगा, इसमें कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ एंजाइम होंगे, अदर टाइप के फूड, सुक्रोज वगैरह सारी चीज़ें इसमें होंगी। इस सेल में आपको एक बात और दिख रही होगी, ये अपनी न्यूक्लियस दिख रहा है जो कि डबल लेयर है। अब वैक्यूल से रिलेटेड अपनी दो चीज़ हैं। एक तो यहाँ पर आपको जो वैक्यूल है उसकी ये जो झिल्ली है, देखो वैक्यूल मतलब एक स्पेस, इसकी ये जो झिल्ली है इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ये अपने मतलब की है कि टोनोप्लास्ट क्या होती है, तो समझ लेना कि जो सेल वैक्यूल है उसकी जो आउटर की कवर है उसे बोला जाता है
टोनोप्लास्ट। अगला आएगा राइबोसोम। राइबोसोम सेल के अंदर दो टाइप के होते हैं। एक तो होंगे फ्री का मतलब ये किसी से जुड़े नहीं है, मतलब ये कहीं साइटोप्लाज्म में ऐसे घूम रहे हैं। दूसरा है बॉन्ड का मतलब ये किसी ना किसी से जुड़े हैं। जुड़े कैसे? जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके साथ जुड़ गए, या ये न्यूक्लियस है उसके ऊपर चढ़े हैं, उससे भी जुड़ रखे हैं। ये राइबोसोम करते क्या है? तो ये करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये पॉलीसोम क्या होते हैं। तो क्या होता है कि राइबोसोम जो है वो 2 यूनिट होती हैं उनकी, जैसे आगे देखते हैं। एक बड़ी यूनिट होती है और दूसरी छोटी यूनिट होती है। ये आपस में जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोला जाता है राइबोसोम। तो यूजुअली होता क्या है कि एक राइबोसोम में यही 2 यूनिट होंगी। कंसंट्रेशन के वेरिएशन की वजह से कई बार क्या होता है, ये 2 ना उड़ के यहाँ पर 15-15, 20-20 जो यूनिट है छोटी बड़ी सब मिलके इकट्ठी बॉल सी बना लेती हैं। तो वहाँ पर क्या है, इनका एक पॉलीमर यानी कि बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो उसे बोलते हैं पॉलीसोम। तो राइबोसोम के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि राइबोसोम क्या करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक तो सेल के अंदर, यानी कि सेल के अंदर यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होंगे, न्यूक्लियस से जुड़े होंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े होंगे। इसके अलावा राइबोसोम और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? वो मिलेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि 70S टाइप के होंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक वाले होंगे। और तीसरा क्लोरोफिल, जो अपना क्लोरोप्लास्ट था उसके अंदर भी होंगे और वो भी 70S टाइप के होंगे। अब यहाँ पर ये सीधा से लिखा है कि 80S टाइप के राइबोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो सीधी सी बात है, ये यूकैरियोटिक के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल लिख ही रखा है, और साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल है। तो अपना आंसर आएगा ए। यहाँ पर लिखा है पॉलीसोम इज फॉर्म। मैंने बोला था कि पॉलीसोम क्या है, कि जब राइबोसोम है वो बहुत सारे इकट्ठे होकर के अटैच हो जाते हैं तब उसे बोला जाता है पॉलीसोम। अब अपना एक बेसिक डिफरेंस था, एक तो रहा प्लांट सेल और एनिमल सेल का, दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर प्लांट और एनिमल बताते हैं तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए अब अपन लास्ट फेज में पहुंचे हैं इसमें कि आप ये डिफरेंस जो है प्लांट एनिमल का आराम से समझ सकते हैं। तो पहला तो डिफरेंस होता है सेल वाल का। एनिमल में तो सेल वाल होती ही नहीं है। प्लांट में क्या होता है कि मेजोरिटी प्लांट में सेल वाल होती है, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सेल वाल थोड़ी एब्सेंट होगी, जैसे कि फंजाई वगैरह है। दूसरी बात आती है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि एनिमल तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट जो है यानी कि क्लोरोफिल जो है वो एनिमल्स में एब्सेंट होगा। तीसरा आता है न्यूक्लियस, क्योंकि एनिमल में वैक्यूल जो है, ऐसा नहीं कि जो वैक्यूल है यानी कि पानी की जो थैली है वो नहीं होती, एनिमल में भी होती है लेकिन बहुत ही छोटी होती है। तो इस वजह से क्या है कि इनके जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस होता है, जबकि इनके में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, तो सेंटर में तो वही वैक्यूल ही आ जाती है। चौथा पॉइंट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का पार्ट होता है जब सेल को डिवीजन होता है, जब एक सेल से 2 सेल या 4 सेलें बनती है, तो जब डिवीजन होता है उसमें रोल जो होता है वो सेंट्रियोल का होता है। ये एनिमल में सेंट्रियोल मिलते हैं, प्लांट में तो ये सेंट्रियोल बनते ही नहीं है। अब इसमें अपने 3 पिलर जो थे कि यानी कि सेल की जो बेसिक हिस्ट्री, उसके जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच के डिफरेंस, इवन अपने प्लांट और एनिमल के बीच के डिफरेंस, और अपने जो सेल स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टडी कर लिया है। अब अपना पार्ट आता है कि आखिरी एक सेल से 2 सेल, यानी कि ये जो नई सेल है वो कैसे आती है, यानी कि पुरानी सेल से कैसे आएगी। तो इसका जो सेल डिवीजन है यानी कि सेल साइकिल है उसकी स्टडी करेंगे। अब इसको आप बेसिक चीज़ में ऐसे समझ सकते हो कि आपकी क्या है कि आप कहीं गए और आपको एक्सीडेंट हो जाता है, आपके कहीं खरोच आ जाती है। अब ऐसा नहीं कि आपके यहाँ जो वाउंड हुई, जो इंजरी हुई, वो हमेशा परमानेंट है, वो कुछ टाइम बाद घाव भर जाता है। आखिर ये घाव भरता कैसे, यानी कि यहाँ का जो टिश्यू था, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स थी जो कि यहाँ से बाहर चली गई थी, यहाँ पर नई टाइप की सेलें कैसे आ गई। तो ये जो नई टाइप की सेलें आती हैं, ये कैसे आती है कि जो पुरानी सेल है, यहाँ पर जो कोई सेल रही होगी वो बाद में अपना साइज को बढ़ाएगी, ये सेल है वो साइज को बढ़ जाएगी, और बाद में ये बीच में करके 2 सेलें बन जाएंगी। तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगी, 2 सेलें बन जाएंगी। तो इस टाइप से इसका पहले साइज बढ़ेगा और फिर ये 2 सेल बन जाएंगी। तो धीरे धीरे कर करके ये इस पूरे सेल को भर देंगे और वो स्किन कुछ टाइम बाद सही हो जाती है। तो ये इस टाइप की जो डिवीजन है इसे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सोमैटिक सेल। मतलब आपकी बॉडी में 2 टाइप की सेलें होती हैं, ये जैसे आपके हाथ पैर की सेल है, इनको बोला जाता है सोमैटिक सेल। तो इनके बीच में जो डिवीजन होता है वो एक अलग तरीके से होता है।
जबकि दूसरा है वो है रिप्रोडक्टिव सेल। ये जो सोमेटिक सेल है, इनके पास सपोज ये सेल है, इसके पास जो जीनोटाइप था, सपोज इसके पास 24 जीनोटाइप है, तो इसे कुछ नहीं करना है, 24 के डिवीजन कर 24 है उसको जब यहाँ पर ये डबल कर रही होगी तो 24 को पहले अपना साइज बढ़ाएगी, ये सेल का भी साइज बढ़ाएगी, और ये जो 24 जो कॉपी थी वो एक टाइप से जीरोक्स निकालेगी इन 24 की, और फिर उसके दो पार्ट बना देगी, 24 की कॉपी इधर, 24 की इधर। बाद में ये डिवाइड होकर के यहाँ दो सेल बन जाएंगी, और इस सेल के पास भी 24 पेज हैं और इस सेल के पास भी 24 पेज है। मतलब दोनों के पास बराबर नंबर के क्रोमोसोम है और बिल्कुल एक ही टाइप के क्रोमोसोम है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है इसमें केवल एक पेरेंट भाग नहीं लेता, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस केस में क्या आएगा, आधे पेज आएंगे इसकी साइड के, आधे पेज आएंगे इसकी साइड के, मतलब 12 इसके क्रोमोसोम्स आएंगे, 12 इसके, तभी 24 होंगे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जो सेल्स है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, इसके पास तो है 24, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 24 को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, 12 और 12। इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो सेल है उसकी डबल, जैसे यहाँ पर ये अपनी कॉपी को डबल कर रहे थे, इसके बाद बट रहे थे, यहाँ ये डबलिंग नहीं की मतलब उसका डबलिंग नहीं की जाती, वहाँ उनके पास जो है उसी को आधा आधा बांट के काम चला लेते हैं। तो दोनों जगह सेल डिवीजन के जो तरीके हैं वो डिफरेंट है। तो पहला तरीका जो सोमेटिक सेल में होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माइटोसिस। आप थोड़ा याद न रहे तो ऐसे समझ लो कि ये क्या है, मियोसिस। अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं अर्ध सूत्री। जो क्रोमोसोम्स है उन्हें बोला जाता है सूत्र, तो इसे बोलते हैं अर्ध सूत्री। अर्ध का मतलब आधा, हिंदी में थोड़ा आसान चला जाता है। और इसे बोलते हैं समसूत्री, मतलब समान। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसके पास 24 कॉपी थी तो बाद में अभी 24 इनको मिलती हैं, जो दो सेल बनती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, अगर 24 थे तो 12 की दो कॉपी बनती है, तो ये आधा आधा हो जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कि ये किस में क्या हो रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, खासकर इंग्लिश वालों को। तो उसको क्या करेंगे, देखो बड़ा कौन है, माइटो। यहाँ पर सिस तो दोनों कॉमन है, यहाँ पर माइटो में है 4 शब्द, यहाँ म्यू में है 3 शब्द। छोटा कौन है, बच्चा। बड़ा कौन है, आप खुद। तो माइटो मतलब आप, जो आपके हाथ पैर में हो रहा है। तो और जो मियोसिस यानी कि बच्चा, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में जो हो रहा है वो हो रहा है मियोसिस, और जो सोमेटिक सेल यानी कि आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो है माइटोसिस। इसका अलग सेंस में नहीं, जस्ट एक याद रखने के लिए हम हेल्प हो जाए। अब यहाँ सेल डिवीजन में जो स्टेजेज आती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक चीज़ समझ लो कि कैसे हो रही है। उसमें सबसे पहले अपन ले लेते हैं जो माइटोसिस, जिसे अपन बोलते हैं समसूत्रीय। इसकी स्टेजेस कैसी होती है, पहले एक सेल है। अब मान के चलो यहाँ पर आपको डैमेज हो गया, सेल को पता हो गया कि उसे डिवीजन करके उस घाव को भरना है, मतलब अपनी तादाद को बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ाएगी, ये सेल है पहले कमांड देगी। इसके पास सपोज 2 कॉपी थी क्रोमोसोम की, वो इसको रेप्लिकेशन करेगी, तो 2 की हो गई कितनी, 4 कॉपी, मतलब इसकी भी 2 कॉपी हो गई और इसकी भी 2 कॉपी हो गई। अब इसके बाद क्या है, ये साइज में बढ़ेगी और इधर उधर जाएगी, तो इस टाइप से एक कॉपी इसके पास आ गई, एक इधर। तो मतलब यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स थे, 2 के 4 हुए और फिर बाद में 2 हो गए। तो इस टाइप से एक नई सेल है और ये एक नई सेल है। तो इस टाइप से एक सेल से 2 सेलें बन गई, तो इन्हें बोल देते हैं डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। तो एक मदर सेल है, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन गई। अब यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ पर इसके पास भी 2 थे, इसके पास भी 2 है और इनके पास भी 2 है, यानी कि इसका और इनका, मदर का और डॉटर का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है, इसलिए बोलते हैं समसूत्री। अब ऐसा भी नहीं है कि इनका मूड आया और हाल ही डिवीजन करना शुरू कर दिया, इसका भी एक टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पर बोला कि इन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है उससे डबल की, पहले सिंथेसाइज किया। तो सिंथेसाइज क्या करेंगे, जब घर में बंटवारा हो तो हर चीज़ को बंटवारे से पहले तैयारी करनी पड़ती है, बस वैसे ही है। इसकी तैयारी की जो फेज़ है उसे बोलते हैं इंटरफेज, नाम याद रखना। सेल में जब डिवीजन हो रहा हो तो उसकी जो तैयारी की फेज है उसे बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज को 3 सब फेज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है G1, दूसरी है G1S और दूसरी है G2। तो इसका एक क्रम आता है G1S G2।
हर फेज में अलग अलग चीज़ें तैयार होती हैं। जैसे कि पहली है जिसे बोलते हैं ग्रोथ फेज, इसमें जो सेल है उसके थोड़ा साइज बढ़ेगा और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया उनकी संख्या बढ़ जाएगी। प्लांट सेल हुई तो प्लास्टिड की सेल बढ़ेगी या सेल का साइज वगैरह बढ़ने लगेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा जो एस फेज है तो उसमें होता है डीएनए का सिंथेसिस। ये याद रखना कि एस फेज है उसके अंदर इसकी जो कॉपी है, जो भी इसके पास लक्षण है, कैरेक्टर है यानी कि क्रोमोसोम्स हैं, उनकी संख्या है वो डबलिंग हो जाएगी। फिर आएगा G2 फेज, उसमें फिर जैसे घर में लास्ट के टाइम पे जब कुछ और चीज़ें हैं जो बची रह गई हों उनको भी सिंथेसाइज कर दिया जाता है। जब एक बार जब सिंथेसिस का पूरा काम हुआ तब फिर इनका आया इनके डिवीजन का फेज, यानी कि इसे बोला माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन आ गया। फिर इसकी 4-5 स्टेज आती हैं, मेटाफेज, इंटरफेज, टीलोफेज, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उन चीज़ों को अपन को याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो इतने शॉर्ट टाइम में याद रखा भी नहीं जा सकता। बस ये है कि उसके बाद जब इनको साइटोकाइनेसिस हो गई, मतलब 2 डॉटर सेल्स बन गई। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि अगर डैमेज यहाँ पर फुलफिल हो चुका है तो ये यहाँ रुक जाएंगी, नहीं हुआ तो फिर एक डॉटर सेल इस स्टेज में मदर की तरह काम करेगी और फिर वो आगे जाके फिर यही काम करेगी और फिर 2 से फिर 4 बनेंगे। तो ये रहा अपना माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिकाओं का डिवीजन का एक तरीका। अब यहाँ पर देखो ये पेरेंट सेल थी, इसके पास सपोज ये 4 थे, इसने सिंथेसिस किया, 4 की 8 किए और फिर 4-4 करके 2 डॉटर सेल बना दी। ये क्या है, माइटोसिस, जिसे बोलते हैं अपन समसूत्री। दूसरा है मियोसिस, जो होगी अपनी रिप्रोडक्टिव सेल में। इसमें क्या होगा, पेरेंट सेल है, इसके पास जैसे 4 थे, ये 4 को वैसे ही डीएनए सिंथेसिस करके ये 4 के क्या बनाएगा, ये इनके डबल डबल बना लेगा। अब इसको क्या करेगा, पहले तो ये नॉर्मल की तरह करेगा, ये जो 4 बनाए थे ये देखो इसने 2-2 के कर लिए यहाँ पर, ऐसे नहीं है कि अलग अलग है। फिर बाद में ये 2-2 रह गया, तो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ इसके पास 4 थे और यहाँ पर 2 रहे, मतलब इसका जो डीएनए था वो यहाँ तक लगभग हाफ हो गया। सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पर जहाँ 2 सेल बनती हैं यहाँ पर वहीं 4 सेल बनती हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो मियोसिस है इसमें क्या होगा कि जो नई सेल बनेगी उसके पास उसकी मदर सेल यानी कि जो पेरेंट सेल है उसका आधा ही डीएनए होता है। अब इससे क्या होगा कि जब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो आधा डीएनए इस पेरेंट का आ गया, आधा डीएनए दूसरे पेरेंट का आ गया और मिल करके यहाँ जो नई सेल बनेगी उसके पास फिर 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इसके 2 इसके। तो इस टाइप से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो फिक्स बना रहता है जनरेशन टू जनरेशन। अब इसमें बहुत सारी फेज आती हैं, वो फेज के चक्कर में पड़ना नहीं है आपको, बस एक सिंपल से याद रख लो कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनमें मियोसिस होता है और जो अपनी सोमेटिक सेल है उनमें माइटोसिस होता है। अब अपना मेन चीज़ देखते हैं जो अपना यूनिट 8 है। यूनिट 8 में थी साइटोलॉजी, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब देखेंगे कि जीन कैसे काम करते हैं, यानी कि डीएनए वगैरह कैसे काम करता है, और फिर ये जेनेटिक्स यानी कि यहाँ पर अपन समझेंगे कि आखिर ये जेनेटिक्स है क्या, फिर डीएनए कैसे काम करता है, फिर उसकी जो ब्रीडिंग से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं इनको स्टडी करेंगे।